कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अभी एमपीपीएससी के 2019 के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं और आज हमारे साथ में मेहमान हैं अंकिता भिड़े मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम का सिलेक्शन हुआ है नायब तहसीलदार के पद पर। मैम की क्या यात्रा रही, किस तरह से मैम का प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रहा और कितना अच्छा महसूस हो रहा है ये पहले ही प्रयास में सिलेक्शन लेकर के। मैम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैम ये यात्रा थी, अलीराजपुर से आप आते हैं जी सर। ये कब तय कर लिया था कि सिविल सर्विसेज में भविष्य बनाना है? एक्चुअली सर मैंने ये 10th में ही तय कर लिया था कि मेरा था कि सिविल सर्विसेज में ही मेरे को जाना है। 12th के बाद से ही मैंने सोच लिया था कि ग्रेजुएशन चाहे कि जिस भी फील्ड से हो, जाना मेरे को सिविल सर्विसेज में ही है। तो 10th से ही तय कर लिया था। डॉक्टर कलाम भी यही कहते थे कि आप जब 10th क्लास में हो तभी आपको तय कर लेना है कि आपको जाना किस रास्ते पर है, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो निश्चित तौर पर आपके रास्ते आप खुद ब खुद बना लोगे। मैम फिर आपने डिसाइड किया कि आप होलकर कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे। होलकर कॉलेज के बच्चे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं, इवन आईआईएससी बेंगलोर तक जाते हैं बच्चे जी। मैथमेटिक्स का वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है जी। आपको वहाँ जाकर के ऐसा नहीं लगा कि अब मैं दो रास्तों में हूँ, कहाँ चुनूँ क्या चुनूँ? क्या आपने कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन जारी रखा था? नहीं सर, मेरे पास में कॉलेज के बाद में 1 साल था, मेरी एज नहीं हुई थी, 21 ईयर्स नहीं कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सोचा था, मेरा क्लियर कट माइंड था पहले से कि जाना सिविल सर्विसेज में ही है। वैसे चांसेस तो थे पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करने के, पर मैंने सोचा कि पूर्णतः इसमें लग जाती हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो फिर मैं उसकी प्रिपरेशन में ही लग गई थी 2018 के बाद से। तो मैम ने 18 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी, और चूंकि एज 1 साल कम पड़ रहा था तो 1 साल का वेट भी किया और फिर सिविल सर्विसेज के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हुए 19 का प्री और मेंस पहले ही प्रयास में क्लियर कर लिया। और अब चूंकि 2 साल 3 साल के व्यवधान के बाद मैम ये इंतजार बहुत लंबा रहा है जी सर। इसने कितना परेशान किया? परेशान तो सर बहुत किया है, ये नहीं कह सकते, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है जो मुझे मेरे व्यक्तित्व की अच्छी लगती है, पेशेंस सर। उसने बहुत बांधे रखा और फ्रेंड्स का, फैमिली का जो साथ था वो हमेशा मेरे लिए रहा। तो मैं कभी टूटी नहीं, इस पूरी जर्नी के दौर में कभी टूटी नहीं दौर में, और बस खुद को संभाले रखा और कंटिन्यूसली प्रिपरेशन जारी रखी सर। देखिए मैम ने जैसा बताया है कि पूरे 4 वर्ष 19, 20, 21, 22 और अब 23 इतना समय धैर्य रखना। मैम जब बेचैनी होती है तो एक एक दिन बड़ा भारी होता है। जी सर। दोस्तों का क्या रोल रहा? क्या वाकई दोस्त होना चाहिए व्यक्ति के और कितने होना चाहिए? दोस्त होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फ्रेंड्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब आप बहुत डाउन फील कर रहे होते हो तब आप फैमिली को भी नहीं बता पाते हो कि आप कितना डाउन फील कर रहे हो, क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं। तो एक अच्छा ग्रुप होना, बेस्ट फ्रेंड्स एज इन 2 से 3 लोगों का अच्छा ग्रुप होना बहुत ज़रूरी होता है सर। आपकी डाउन फीलिंग में आपके साथ में रहते हैं, आप जब भी कुछ और अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं या कैसा भी, बहुत खुशी महसूस कर रहे हो, बहुत दुख महसूस कर रहे हो, वो हमेशा आपके साथ में है। जी सर। खुशी बांटने से बढ़ जाती है और गम बांटने से घट जाता है। और अच्छे दोस्तों का साथ बहुत आवश्यक है और वो दोस्त आपकी सोच से कहीं ना कहीं मेल खाते हुए होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी फीलिंग्स को सही से समझ पाएंगे। मैम पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहता है जी। पर इतना लंबा जब हो गया इंतजार तो पेरेंट्स ने नहीं कहा कि अंकिता कुछ और नहीं कर लेते हम लोग? सर मेरे फादर तो आज भी कहते हैं कि बेटा अभी भी आपको जर्नी जारी ही रखनी है जब तक अंतिम लक्ष्य, जैसे मैंने जो सोचा था यूपीएससी के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग, तो पापा ने बोला है कि जब तक आपका नहीं, मतलब अंतिम लक्ष्य नहीं मिल जाता अभी तक आपको तैयारी जारी ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे आप रुक जाओगे। तो पेरेंट्स का साथ कभी उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहा, हमेशा सपोर्टिव ही था। मतलब मेरे पापा भी एक शिक्षक हैं, मम्मी भी शिक्षिका हैं, तो वो जानते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या एक इंडिपेंडेंट वुमेन का कितना बड़ा रोल होता है सोसाइटी में। तो बस इसी वजह से कोई सपोर्टिव ही रहे हैं मेरे पेरेंट्स सर। तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा हर कदम पर पेरेंट्स का सपोर्ट। मैं बात करते हैं प्रीलिम्स की, जनरली कई सारा बच्चा, लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं जी। कुछ हजार ही बच्चे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास करते हैं। आपने क्या स्ट्रेटेजी रख करके अपना प्रिपरेशन किया था? सर सबसे पहले मैंने तो एनालिसिस किया था प्री के पेपर्स का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली एमपीपीएससी में सर प्री में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और थोड़े से कंसेप्चुअल आते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने प्री और मेंस की तैयारी एक साथ में की थी सर। उसको अलग अलग मान के नहीं किया था। एक बार आप थरली, आपको पूरा टाइम मिल जाता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर आप फैक्ट्स को रिवीजन मारेंगे, फैक्ट्स का करेंगे तो रहेगा। और फिर कुछ एनालिसिस किया कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, उनका पैटर्न क्या है पूछने का, तो उसके बाद फिर मैंने उसके एनालिसिस में, मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा सर उसका एनालिसिस। तो मैम ऐसा नहीं लगता होलकर कॉलेज के बच्चे ज़्यादा ही मास्टर होते हैं एनालिसिस करने में? हो सकता है सर।
इतने सारे अभी जो रिजल्ट्स आए, काफी सारे स्टूडेंट्स होलकर जी कॉलेज सर। के हैं, जी तो ये बड़े एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं। मैम ने पहले ही सवाल के जवाब में कह दिया कि पहले इन्होंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया, देख लिया क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ ही प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग रख करके प्रिपरेशन नहीं किया, एक साथ। जी सर। मैम आपने बताया आपका 20 का भी प्री क्लियर था, मेंस उसका भी लिखा है। सर ये 20 का इंटरव्यू था, 19 का प्री और मेंस सर का था। हाँ, तो ऐसा बीच में सिलेबस चेंज हो गया, जी एक नाव इधर है, एक नाव इधर है, बीच में सिलेबस चेंज हो गया, फिर क्या, कैसे मैनेज किया, हाउ यू हैंडल? सर वैसे ही जैसे प्री की अप्रोच तो सेम ही थी, मतलब जो सिलेबस है, सीधी सी बात है सर, सिलेबस से आपको एक बार थरली रीड करना, सिलेबस को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो हमने पहले उसको रीड करा, उसको एनालाइज करा कि एक्चुअली पूछना क्या चाहते हैं। जैसे सिलेबस में यूनिट्स को डिवाइड कर दिया गया था, उसमें मार्क्स डिवाइड कर दिए गए थे, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करना पैटर्न भी बदल दिया था आंसर जी, लिखने का। आंसर लिखने का भी पैटर्न बदल दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने नोट्स उस हिसाब से बनाए। आपके 19 के नोट्स कुछ और थे, फिर 20 के टोटली डिफरेंट नोट्स बनाए मैंने, मतलब बराबर, वो एकदम ऐसा ट्रांजिशन फेज आया आपकी लाइफ में कि शायद कई सारे लोग तो उस समय हथियार डाल दिए होंगे, अब क्या करेंगे, इतना सब कुछ पढ़ रखा है, 19 तक का हमने जी कुछ सर। कुछ पढ़ रखा है, 19 का कुछ हुआ नहीं, 20 में एकदम से सिलेबस बदल दिया गया है। देखिए यही होता है, एक अच्छा योद्धा वही होता है, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ टाइम अपनी चीज़ों को उस वे में एकदम शेप कर ले। मैं आपने सब कुछ किया। मैम जैसे मेंस में बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेष बातें? देन दूसरा ये कि आप हर सवाल का उतना ही जवाब एकदम से याद करके तो नहीं जा पाते, हाँ। कई बार आप बैठे बैठे लिख रहे हो तो बहुत सारी चीजें याद आती है। जी सर। वो आपका किस तरह से वो आपने अपने आप को डेवलप किया ताकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए? सर मैं क्या करती थी कि सिलेबस के एक एक टॉपिक का उसका मतलब सारे उसके डायमेंशंस निकालती थी। अगर आपके नोट्स बना रहे हो आप मेंस के लिए बेसिकली, तो आप जो भी टॉपिक है उसका हर डायमेंशन से आप उसको कवर करिए, तो हर कोई भी डायमेंशन आपका छूटता नहीं है, कोई भी डायमेंशन आपका छूटता नहीं है। और आप जब प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो कुछ आपको मिलता है कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन से यहाँ से पूछ रहा है, इस डायमेंशन से पूछ रहा है, तो आप उस हिसाब से पढ़ते हैं। और सर हैंडल मतलब ऐसा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो उसकी कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी पता है तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। ये आंसर राइटिंग से आएगा सर, प्रैक्टिस करने से आता है। तो प्रैक्टिस करने से मैम ने सारी बातें बहुत सिस्टमेटिक वे में बताई। मैम जब इंटरव्यू की बारी थी, जी सर। बंदा, आप खुद ही कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी बढ़ता बढ़ता जाता जाता है। जी सर। आपको तो शायद डर नहीं था इंटरव्यू में, पहले इंटरव्यू में जाने से पहले? नहीं सर, डर तो था, पहला इंटरव्यू था, जीवन का पहला इंटरव्यू। आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं उस चीज़ का तो डर तो था, लेकिन ये था कि अगर आप इतने बड़े पड़ाव पे पहुंचे हैं, आपको वो चीज़ चाहिए, तो फिर करेज तो रखना जरूरी था। आप लाखों से हजारों में आए हो तो हजारों से सैकड़ों में भी आ ही जाओगे। जी वो करेज कैसे गेन किया आपने? एंड जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, वो क्या चीजें थी जो बार बार मन में आ रही थी और आपने कैसे हैंडल किया उनको? सर मेरे पिताजी ने बस मेरे को एक ही चीज़ बोली थी कि इंटरव्यू देने जब भी जाओ काम रहना, पेशेंटली। तुमने 4 साल तक इतना धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, इतना टॉलरेंस मतलब टॉलरेंट हो आप, तो बस जाके काम रहना है वहाँ पे और अच्छे से आंसर देना। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जितना भी आपसे बोला जाएगा, आप काम होके उत्तर दीजिएगा और नहीं आए तो सॉरी बोल दीजिएगा। दैट्स इट। तो जाने से पहले कुछ और फीलिंग्स थी अंदर, और जब इंटरव्यू देकर के आए तब कैसा फील हो रहा था? जाने के पहले डर था कि वहाँ पे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसा जाएगा इंटरव्यू, होगा नहीं होगा, सारी प्रकार ये जितनी भी बातें होती है, सब प्रकार की बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन जब मैं जैसे इंटरव्यू रूम में पहुंची, फिर वहाँ पे 20-25 मिनट तक लगभग मेरा इंटरव्यू चला है। सारे जो बोर्ड मेंबर्स थे बहुत फ्रेंडली थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू लिया, सारे क्वेश्चंस हुए, आंसर्स भी मैंने करे, जहाँ नहीं आया वहाँ मैंने सॉरी भी बोला। ऐसा नहीं कि परफेक्टली पूरा आपका इंटरव्यू गया हो। इस प्रकार से मेरे बहुत अच्छा था और निकल के आई वॉज वेरी हैप्पी। देखिए आपको खुद को ही समझ में आ जाता है कि अपना काम बन गया है। जी सर। तो जब आप इतनी मेहनत करके जाते हो, निश्चित तौर पर जब आपका हिस्सेदारी होती है तो डर भी लगता है, पर जब आप डर को फेस करते हो, जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो चीजें आपके हित में ही होती है। जी सर। और अब फाइनल रिजल्ट आ गया है और अब एक पोस्ट तो मिली गई है, अगली पोस्ट का पढ़ाओ वो जो है हासिल करना बाकी है, उसके लिए यात्रा अनवरत जारी है। तो आप सभी दर्शकों की ओर से, पूरे फोर्स परिवार की ओर से और मध्य प्रदेश के उन सभी युवाओं की ओर से जो सिविल सर्विस अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैम को एक बार फिर से शुभकामनाएं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवाओं को इसी तरह प्रेरित और मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।